बच्चों, आज हम वाक्य भेद के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। व्याकरण में वाक्य एक महत्वपूर्ण विषय है। हम जानते हैं कि वाक्य में सबसे पहले वर्ण संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अर्थात व्याकरण में सबसे पहले वर्ण पर विचार होता है, वर्ण विचार। उसके बाद शब्द पर विचार होता है, इसलिए उसके बाद का पाठ शब्द विचार होता है, और शब्द विचार के बाद वाक्य पर विचार होता है, इसलिए वाक्य विचार हुआ। तो वाक्य जो है व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले हमें वाक्य के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी कि वाक्य कहते किसे हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि वर्णों की सहायता से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों की सहायता से वाक्य का निर्माण होता है। तो शब्दों की सहायता से वाक्य का कैसे निर्माण होगा? इसके लिए हमें व्याकरण के नियमों का सहारा लेना पड़ता है। व्याकरण के नियमों की सहायता से ही हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जब तक हम व्याकरण के नियमों की सहायता नहीं लेंगे तो वाक्य का निर्माण असंभव है। कल्पना कर लो कि यहाँ पर कुछ शब्द एक जगह लिख दिए गए, एक पंक्ति में यहाँ से वहां तक शब्द लिख दिए गए। राम, मोहन, पटना, गीता, गंगा, आकाश, सूर्य, चंद्र आदि 10-20 शब्द यहाँ से वहां तक लिख दिए गए एक पंक्ति में। तो इन सारे शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहा जाएगा, ये तो केवल शब्द लिख दिए गए हैं। अब यहाँ पर व्याकरण के नियम इसमें है ही नहीं। व्याकरण के नियम के मुताबिक जानते हो कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता का होना जरूरी है, क्रिया का होना जरूरी है। ये दो महत्वपूर्ण चीज हैं, कर्ता और क्रिया। ठीक है? तो कर्ता, जब तक कर्ता का पता नहीं रहेगा तो वाक्य बनेगा नहीं। सिर्फ क्रिया की सहायता से हम वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। मान लो यदि हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, मान लो कि लिख दिया जाएगा राम, गीता, है ना, मोहन, गंगा, ये सब तो लिख दिए गए, लेकिन इन्हें हम कर्ता नहीं कर सकते क्योंकि ये शब्द वाक्य में है ही नहीं। जब वाक्य में आ जाएंगे तब पता चलेगा कि ये कर्ता है कि कर्म है कि क्या है। कैसे? राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, एक वाक्य बन गया। अब इसमें हम कर्ता का पता लगा सकते हैं। यह पुस्तक पढ़ने वाला राम है। क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है ना। इस प्रकार से यह व्याकरण के नियम में बंधा हुआ है। मतलब कि पुस्तक जो है पढ़ने वाला यहाँ राम है, इसलिए यह करता है। वाक्य में जब कोई क्रिया करता है, जो क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। पुस्तक पढ़ने का काम यहाँ राम कर रहा है, इसलिए राम करता है। यहाँ पर तो सीधे नाम लिख दिए गए हैं,
इन्हें यहाँ कर्ता नहीं कहा जाएगा। क्यों? इनके साथ न तो क्रिया है और न कर्म है, कुछ भी नहीं है। जब क्रिया कर्म आदि लग जाते हैं तब वो कर्ता बनता है। कर्ता के साथ जब तक क्रिया नहीं रहे, कर्म नहीं रहे, तब तक वो कर्ता का काम कर ही नहीं सकता, कर्ता की भूमिका में आ ही नहीं सकता। इसलिए व्याकरण के नियम में बंध जाना आवश्यक है। तभी जब वाक्य में शब्द व्याकरण के नियमों में बंधे होंगे तभी हम कर्ता का पता लगाएंगे, तभी हम कर्म का पता लगाएंगे, है कि नहीं? तभी हम क्रिया का पता लगाएंगे, या और अन्य चीजों का भी पता हम तभी लगा सकते हैं जब वाक्य का निर्माण होगा। उसी तरह से क्रिया का भी पता हम लगाएंगे वाक्य की सहायता से। वाक्य में जब क्रिया शब्द आ जाएगा तभी उसे क्रिया कहा जाएगा, नहीं तो वो केवल शब्द बनकर रह जाएगा। जैसे पढ़ना लिखना, जैसे मान लो पढ़ता, पढ़ता शब्द हो गया। अब पढ़ता शब्द जो है यह केवल क्रिया शब्द है ना, यह वाक्य के अंतर्गत तो है नहीं। इसलिए अब यहाँ पढ़ता से पता चलता है, सवाल होगा कि आखिर कौन पढ़ता है, क्या पढ़ता है ना? तो वो शब्द कुछ है ही नहीं, इसलिए यह केवल शब्द मात्र है। यह क्रिया शब्द है, लेकिन वाक्य में चूंकि अभी है नहीं, इसलिए वाक्य का यह अंग नहीं है। जब वाक्य में यह आ जाएगा तब वह सही मायने में क्रिया शब्द कहलाएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, गीता खाना खाती है, अब यहाँ पर देखो यह पढ़ता जो है राम के लिए आया है, इसलिए अब यह क्रिया शब्द है, इस वाक्य का यह क्रिया है। और खाती जो है यह इस वाक्य का क्रिया है, इसमें व्याकरण के नियम लगे हुए हैं। जैसे राम जो है वो एक वचन है और पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी एक वचन है और पुल्लिंग है ना? यहाँ कर्ता जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी यहाँ पर स्त्रीलिंग है, खाती। हम जानते हैं कि वाक्य में कर्ता के मुताबिक क्रिया शब्द आता है, क्रिया शब्द का निर्माण होता है। कर्ता जब स्त्रीलिंग हो तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, कर्ता जब पुल्लिंग हो तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता जब एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन में होगी, कर्ता जब बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। इस प्रकार से लिंग और वचन, मतलब कि कर्ता के लिंग और वचन का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। यही सब नियम व्याकरण के नियम, अर्थात क्रिया जो है वो कर्ता के मुताबिक आती है वाक्य में, है ना? तो यही व्याकरण, यही सब है जो व्याकरण के नियम है। और जब इन नियमों में सारे शब्द आ जाते हैं तब जो है उन्हें शब्द, ये सब पद कहलाते हैं। वाक्य में आ जाने के बाद ये सब शब्द नहीं बल्कि पद कहलाते हैं। कोई भी शब्द जब वाक्य में आ जाता है तो वाक्य में आ जाने के बाद वह पद कहलाता है, क्योंकि वो किसी न किसी पद पर बैठा रहता है। जैसे राम कर्ता के पद पर है, पुस्तक कर्म के पद पर है, और पढ़ता क्रिया के पद पर है, और यहाँ है ये सहायक क्रिया के पद पर है जो समय की सूचना देता है ना? इस प्रकार से जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह शब्द न होकर पद कहलाता है। यही शब्द और पद में अंतर भी है। पूछा जाता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है, तो लिखोगे कि शब्द जो होता है वह कोशगत होता है,
उसका स्थान कोश में डिक्शनरी में होता है ना। और वही डिक्शनरी वाला शब्द जब वाक्य में आ जाता है और व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वही शब्द पद कहलाने लगता है। व्याकरण के नियम में आ जाने के, बंध जाने के कारण वह पद कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से शब्द और पद में अंतर हुआ। तो ये सारे के सारे वाक्य कहलाते हैं। वाक्य मतलब शब्दों का व्यवस्थित रूप। व्यवस्थित रूप मतलब व्याकरण के नियमों में बंधे हुए शब्द, है ना। जब वाक्य में शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में आ जाते हैं और मानव के भावों और विचारों को अभिव्यक्ति देने लगते हैं, है ना, तब ऐसे शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं, है ना। वाक्य के माध्यम से हम मन की बात या विचार या भाव एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, या दूसरे की हम सुनते भी हैं, है कि नहीं, सुनते हैं, समझते हैं। तो भाषा जो है वो विचारों, ये वाक्य जो है वो माने भावों विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। ठीक है, व्याकरण में वाक्य के भेद बताए जाते हैं। दो तरह से भेद बताए जाते हैं। एक भेद है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। यह जो है ये अर्थ के आधार पर 9वीं कक्षा में तुमने पढ़ा है। ये जो है यह कक्षा 10 के लिए है पाठ्यक्रम में, और यह कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में तुमने पिछली कक्षा में इसकी जानकारी हासिल की है। जब तुम कक्षा 9 में थे उस समय में तुम्हें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की जानकारी दी गई होगी। इस कक्षा में आकर के तुम्हें रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। ठीक है, अब देखो वाक्य के भेद तो हम जानेंगे अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, लेकिन इससे पहले हमें जानना है कि वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, तो वाक्य के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। ठीक है, वाक्य के ये महत्वपूर्ण अंग हैं। कौन कौन? उद्देश्य,
ये पहला हो गया। अब दूसरा हो गया विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग कहलाते हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है, अंग्रेजी में से सब्जेक्ट कहा जाता है। उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है और विधेय को क्रिया कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि वाक्य बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। दो चीजें कौन कौन? कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया की ही सहायता से हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, है ना। और भी चीजें उसमें लगती हैं, जैसे राम गया, है ना। राम कल पटना जाएगा, तो राम के साथ जो है राम को करता है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है? कल। फिर स्थान का नाम है पटना, उसके बाद है जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम कल और पटना को हटा दें तब भी एक वाक्य बन जाएगा। जैसे राम जाएगा, यह भी एक वाक्य हो गया। राम कल पटना जाएगा, यह भी एक वाक्य हो गया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कल और पटना ये सब स्थान और समय वाक्य सूचक हैं। इनको हटा देंगे तो क्या कहता है कि मिनिमम दो चीज रह जाएंगी। कौन कौन? कर्ता और क्रिया। इस प्रकार से वाक्य का निर्माण करने के लिए हमें दो चीजों की, कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है। वैसे तो और भी चीजों की आप माने सहायता लेनी पड़ती है कि नहीं। जैसे मान लो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक, है कि नहीं। उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है। इस प्रकार से बहुत कई प्रकार के शब्दों की सहायता हम लेते हैं वाक्य बनाने के दौरान, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो वाक्य बनाने के लिए आवश्यक चीजें हैं, है ना। और इन सब की सहायता से हम वाक्य बनाते भी हैं, लेकिन कम से कम निम्नतम दो चीजों का होना जरूरी है वाक्य बनाने के लिए। एक कर्ता और दूसरा क्रिया शब्द। जैसे भवन बनाने के लिए मिनिमम क्या, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? जैसे मान लो ईंट है, उसके बाद लोहा है, कंकर है, फिर छड़ है कि नहीं। ये सब जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं, मिनिमम चीजें हैं। अब इनमें और भी जो चीजें तो मिला दो मजबूती के हिसाब से, तो उन चीजों की भी सहायता उसमें आ सकती है कि नहीं। और भी चीजों की जरूरत पड़े तो तुम उसमें डाल सकते हो, लेकिन कम से कम इन चीजों की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी, तभी यह भवन खड़ा होगा, है ना। तो इस तरह से वाक्य के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला को क्या कहा जाता है? उद्देश्य, मतलब ये कर्ता हो गया, है ना। अब विधेय मतलब ये क्रिया हो गया। क्रिया को ही विधेय कहा जाता है ना। अब देखो, जैसे एक वाक्य की सहायता से बात स्पष्ट होगी। राम पुस्तक पढ़ता है, यह एक वाक्य हो गया। अब इस वाक्य में यदि कहा जाएगा कि उद्देश्य और विधेय दो अंग हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय, है ना। तो इन दोनों को कैसे खोजोगे? अभी मैंने क्या बताया? उद्देश्य का मतलब कर्ता, इसमें कर्ता खोजो। कर्ता क्या है? कर्ता जो है ये राम है। राम को हम कर्ता कहेंगे, इसी कर्ता को उद्देश्य भी कहा जाता है ना। यह महत्वपूर्ण अंग है। बिना कर्ता के कोई वाक्य बनेगा ही नहीं। मान लो कि इसको यदि हटा दिया जाएगा तो पुस्तक पढ़ता है, सीधे पुस्तक पढ़ता है लिखने से
जानकारी नहीं मिलेगी कि कौन पढ़ता है, क्या पढ़ता है कि नहीं, कैसे पढ़ता है, ये सब जानकारी कुछ मिलेगी नहीं। तो इसलिए पुस्तक पढ़ता है तो जब माने कौन पढ़ता है इसके लिए यहाँ पर नाम लेना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। इस वाक्य में क्रिया करने वाला मतलब पढ़ने वाला कौन है, तो राम है। इसलिए राम क्या है, यहाँ पर कर्ता है। तो कर्ता जो है वो वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है ना। इसी को उद्देश्य भी कहा जाता है। और ये हो गया उद्देश्य, कितना को हम कहेंगे उद्देश्य, ठीक है। ये उद्देश्य हो गया। और इतना जो है ये विधेय कहलाएगा, है ना, सब विधेय में चला जाएगा। मतलब कि इसके दो पार्ट हो जाएंगे, है ना। एक इस पार्ट को कहेंगे उद्देश्य और इस पार्ट को कहा जाएगा विधेय, है ना। इसे विधेय कहा जाएगा। विधेय में केवल क्रिया शब्द आता है लेकिन इसको भी ले लिया जाता है ना। तो उद्देश्य और विधेय जब पूछा जाएगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो लिखना होगा वाक्य के दो अंग होते हैं। नाम लिखिए, तो एक का नाम होगा उद्देश्य, दूसरा का विधेय। पूछा जाएगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं, तो लिखोगे कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। यहाँ इस वाक्य में किसके बारे में कहा जाता है, पुस्तक पढ़ता है, ये किसके बारे में कहा गया, राम के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। यहाँ पर राम के बारे में कहा जाता है, कहा गया क्या, पुस्तक पढ़ता है, इसलिए यहाँ पर राम जो है वह उद्देश्य है। और विधेय क्या हो जाएगा, तो विधेय हो जाएगा राम, मतलब कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में तो उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाए उद्देश्य के बारे में तो वो विधेय हो जाएगा। तो क्या कहा जाता है, पुस्तक पढ़ता है, इतना कहा गया। राम के बारे में, उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया, पुस्तक पढ़ता है, इतना हो जाएगा विधेय। जब तुम्हें छांटना पड़े, यदि कहा जाए छांटने को परीक्षा में उद्देश्य विधेय, तो कर्ता को पहले छांट लेंगे और कर्ता के बाद जो कुछ बचेगा वो विधेय में चला जाएगा, ठीक है। एक होता है कि उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार मतलब उद्देश्य से पहले रहेगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम मान लो कि कोई इसका परिचय और भी दे सकते हो, जैसे पटना का राम, गया का राम, चाहे मान लो कि मोहन का भाई राम, तो यहाँ पर मोहन का भाई, मोहन का भाई, इतना जो है राम से पहले लिखा गया, इसलिए यह उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। मोहन का भाई राम, है ना। मोहन का भाई राम पुस्तक पढ़ता है, ये जो हो जाएगा यह उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। इसको विस्तार कहेंगे, उद्देश्य का विस्तार। ये उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा, है ना। उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। और ये जो है विधेय तो हो जाएगा पढ़ता, लेकिन उससे पहले पुस्तक दिया हुआ है, यह विधेय का विस्तार हो जाएगा। इसको कहेंगे विधेय का
विधेय का विस्तार, है ना। तो उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य से पहले आता है और विधेय का विस्तार विधेय से पूर्व आता है, पहले आता है। उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है और विधेय को क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया से पहले जितने भी शब्द रहेंगे वो उद्देश्य विधेय का विस्तार कहलाएंगे और कर्ता से पहले जो कुछ भी रहेगा वो कर्ता का विस्तार कहलाएगा। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम ने रावण को मारकर पुनः अयोध्या वापस आए, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है, मान लो कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम ने, तो श्री राम ने यह जो हो जाएगा वो उद्देश्य हो जाएगा, श्री राम ने, है ना, उद्देश्य हो जाएगा। और उससे पहले क्या दिया हुआ है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, है कि नहीं, भगवान श्री राम। तो भगवान तक जो है ये जो है ना वो उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। इस प्रकार से व्याकरण में बहुत तरह की बातें होती हैं, उनकी जानकारी आवश्यक है। हम लोग वाक्य भेद पढ़ रहे हैं तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने के लिए इन बातों की जानकारी भी जरूरी थी, इसलिए मैंने बताया है। अब हम लोग भेद में आएंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्रित वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, हम बनाते हैं। 3 प्रकार के वाक्य हम बनाते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य को कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण मतलब सिंपल सेंटेंस। साधारण मतलब छोटे छोटे वाक्यों को साधारण वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे ही साधारण या सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन विद्यालय जाता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, गाड़ी सड़क पर चल रही है, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूब जाता है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, है कि नहीं।
ये सारे के सारे छोटे छोटे वाक्य जो हैं देखोगे इनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, तो तारे उद्देश्य, टिमटिमाने का काम कौन करता है? तारे। सूरज पूरब में उगता है, उगने का काम कौन करता है? सूरज। तो सूरज एक उद्देश्य हो गया, और उगता है विधेय हो गया, है कि नहीं? तो एक उद्देश्य और एक विधेय। तारे टिमटिमाते हैं तो टिमटिमाना एक विधेय हो गया, एक उनके लिए क्रिया है कि नहीं? टिमटिमाना एक क्रिया है, उगना एक क्रिया है। वर्षा हो रही है तो वर्षा जो है वो क्या है? वो उद्देश्य है ना? और होना जो है क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार से बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो खेलना क्या है? विधेय है, एक ही क्रिया शब्द है खेलना, है ना? और कर्ता भी एक ही है, बच्चे। इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य होते हैं। तो छोटे छोटे वाक्यों को ही सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है। और संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य जो है वो क्या है? संयुक्त वाक्य दो वाक्य, छोटे छोटे वाक्यों को मिला करके, जोड़ करके, दो छोटे छोटे वाक्यों को जब जोड़ दिया जाता है किसी समुच्चय बोधक की सहायता से। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक तुमने व्याकरण में पढ़ा होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कंजक्शन जिसे कहते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो कि और, या, तथा, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, अतः, है कि नहीं? ये जितने भी हैं ये समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे राम या मोहन, तुम और मैं, है कि नहीं? वह रो रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है। अब यहाँ पर क्योंकि जो है वो वह रो रहा है एक वाक्य हो गया, और उसे भूख लगी है दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों को जोड़ने वाला क्योंकि है कि नहीं? तो इस प्रकार से जब संयोजक की सहायता से या समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से दो शब्दों और दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं, है ना? तो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, यहाँ पर यह कह लो क्योंकि वाक्य पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य मतलब कि दो सरल वाक्यों को हम समुच्चय बोधक की सहायता से जोड़ देते हैं, तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि जब संयुक्त वाक्य बन जाएगा दो सरल वाक्यों की सहायता से, तो वहां पर वे दो सरल वाक्य नहीं होंगे, बल्कि वहां उपवाक्य कहलाएंगे। जब दो वाक्य मिलकर एक वाक्य बना लेते हैं तो वे दोनों वाक्य जो है वहां उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है। दो उपवाक्यों की, जैसे बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी है कि नहीं? फसल सूख गई क्योंकि वर्षा नहीं हुई, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है बहुत तरह के शब्द हैं, जो क्या वाक्य हैं जिसमें जिनमें समुच्चय बोधक की सहायता ली गई रहती है ना? तो समुच्चय बोधक की सहायता से कई प्रकार के शब्दों वाक्यों का निर्माण हम कर सकते हैं। तो समुच्चय वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। और संयुक्त वाक्य में जब दो उपवाक्य होते हैं तो दोनों उपवाक्य
स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम होते हैं, है ना। और यह भी ध्यान रखो कि उन दोनों उपवाक्यों को जब अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वे दोनों एक सरल वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्यों को ध्यान में रखना है कि संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को संयोजक की सहायता से जोड़ा गया रहता है ना। अर्थात संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं और वे समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े रहते हैं, है ना। क्योंकि, परंतु, इसलिए, किंतु, अतः ऐसे ऐसे शब्दों की सहायता से वे जोड़े गए रहते हैं। और जब हम समुच्चय बोधक को हटा देते हैं तब वे एक सरल वाक्य बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं वे परस्पर संबंधित तो होते हैं अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थों को लेकर के परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते बल्कि वे स्वतंत्र होते हैं, अपने अपने अर्थ प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक, फिर हम लोग दूसरे दिन आगे की जानकारी हासिल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।